बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले हमेशा से अपने मंशूर के तौर पे इस चीज़ को अवाम के सामने रखते रहे और ये बताते रहे बारहा कि किस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया, किस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया और आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें ये भी बताते रहे हुकूमत बनने से पहले कि कैसे यहाँ पर इदारों को कमज़ोर किया जाता रहा, शख्सियात को मजबूत किया जाता रहा। ये भी बताते रहे कि बहुत सारे माफियाज हैं जिनका जिक्र उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी किया और ये भी बताया कि किस तरीके से, कौन से स्ट्रैटेजी, कौन से लाएअमल से उन तमाम लोगों को जो मुल्क से भागे हुए हैं, इस मुल्क के अवाम को लूट कर उनको वापस लाया जाएगा, उनसे जो अरबों रुपया है इस कौम का वो उनको वापस दिलाया जाएगा। और अब वज़ीर आज़म बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बकौल उनके वो करना चाहते हैं, हर शोबे में वो इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन कानूनी एतबार से काफ़ी सुकन जो हैं वो आड़े आ जाते हैं। आज उन पर हम तफसीलन बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, किस हद तक कामयाबी हुई है वज़ीर आज़म का जो एजेंडा था या मंशूर था इस ज़मन में उसको आगे बढ़ाने में, आगे पहुंचाने में। और जो अभी चीज़ें चल रही हैं, कहीं पर JITs की बाज़गश्त है, कहीं पर जो अभी जज अरशद मलिक साहब के हवाले से उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसके नतीजे में जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं उस फैसले के उस पर क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो लेटेस्ट फैसला है, ये जो स्कैंडल जो जज साहब का था, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई। अब उन्होंने जिस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कह दिया कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था, उनकी मुलाकातों पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एविडेंस मिला है जिस दबाव के बायस वो मुलाकात चाहे हुसैन नवाज से या नवाज शरीफ से या उनके सिंपथाइजर से करते रहे। ये फैसला क्या वाकई वो फैसला है जो ये हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, इस फैसले में सबसे पहले जो मैं समझता हूँ, जो समझने की चीज़ है कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी, ये जब रिपोर्ट सामने आई और इनकी एक ऑडियो टेप और वीडियो टेप जो थी मुबैना तौर पे जो मरीम साहिबा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो उस पर भी बात हो सकती है कि वो क्या मोड ठीक था कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसको पब्लिक किया गया। अगर आप उसको वाकईतन अपने केस में कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपील्स पेंडिंग थी, आपको इसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस से वहाँ पे जमा कराना चाहिए था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद निज़ाम अदल के ऊपर किसी तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज होना था। ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स अभी थी ये थी अरशद मलिक के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जिस लम्हे ये चीज़ पब्लिक हुई उसी लम्हे पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उन्होंने इसको सस्पेंशन के लिए रिकमेंड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि वो उस वक़्त इसकी सुपरवाइजरी अदालत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को रेफ़र किया टू इट्स पेरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अरशद मलिक जो थे वो डेपुटेशन पे पंजाब की अदलिया से इस्लामाबाद आए हुए थे। मामला चला गया पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के सामने। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला एज कोर्ट नहीं होता, ये है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। उन जज साहब के ख़िलाफ़ 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनी जो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और उनके सामने जो चीज़ थी वो ये नहीं था कि क्या इनकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो किस तरह से हुई और किस तरह से नहीं हुई, वो था कंडक्ट ऑफ अ जज। क्योंकि जो चीज़ें अभी तक, एक आपको याद होगा, इन्हीं जज साहब ने एक एफिडेविट जमा कराया था जो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी जमा कराया, बाद में उसको रिकॉर्ड का भी हिस्सा बना दिया गया और वही वाली एफिडेविट को भिजवा दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के सामने। कहा गया कि उनको धमकी दी गई या उन पर दबाव था और उनको इस्तीफे के लिए भी कहा गया, रिश्वत की ऑफर भी की गई। उस एफिडेविट के अंदर कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ इकबाली बयान के ज़मन में भी आते हैं, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि दौरान समात, जब ये केस की समात कर रहे थे वो एज जज। अच्छा, अरशद मलिक की जो पूरी एक फिक्शन है, इसके पीछे मैं चाहूँगा, चूँकि आज हमारे पास वक्त भी होगा, इसको थोड़ा सा अगर हम सिस्टमेटिकली लेके चलें, सन 2018 के अवाइल में, आई थिंक फरवरी या मार्च में इनकी तैनाती होती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद में। ठीक है। उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे आपके शाहिद खान अब्बासी साहब, वज़ीर कानून थे जहाँ से ये समरी जाती है और थ्रू प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर आती है, वो थे उस वक़्त के बशीर विक साहब मुस्लिम लीग नून के।
उनकी ये तैनाती होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर आप इन जज साहब का पूरा पिछले से रिकॉर्ड देख लेते तो कोई इतना ताबनाक नहीं था। फिर उसके बाद ये अगस्त या सितंबर में बल्कि फैसला तो नवाज शरीफ साहब के केस का अगस्त से पहले ही हो गया था। सही। उसके बाद ये भी ज़रा थोड़ा इस पे भी बात कर लें, क्योंकि ये जब जज बशीर साहब की अदालत में था तो वहाँ पे उनके अपने वकील ने कहा कि इनको इनके जज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए केस को। जी जी बिल्कुल, ये नवाज शरीफ साहब के वकील जो थे हारिस मलिक, उन्होंने एप्लीकेशन दी। बशीर साहब के पास उस वक्त तक मेजॉरिटी एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दी कि उन्होंने कहा चूंकि आप एक केस में फैसला सुना चुके हैं और उसमें हमें गिल्टी करार दे चुके हैं जो एवनफील्ड फ्लैट्स का था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको दूसरी अदालत में शिफ्ट कर दें। तो ये आपको लगता है कि इस बुनियाद पर ये इस्तदा की गई अदालत के सामने कि इनकी अदालत में मुकदमा भेज दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ख्याल किया जा रहा था कि मैनेज करवा लिया जाएगा ताल्लुकात में। मैं अनलाइक जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, मैं तो सिर्फ उन बातों पे करूंगा जो कि मुसद्दका रिकॉर्ड की बातें हैं और एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, कानून की जुबान में हम उनको एडमिटेड फैक्ट्स कहते हैं। अभी तक मैंने जितनी चीज़ बयान की ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये सारी एडमिटेड चीज़ें हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट, वो ये होता है जब ये दरख्वास्त देते हैं और फिर थ्रू हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको ट्रांसफ़र कर देती है अरशद मलिक साहब के बाद। उसके बाद ऑन रिकॉर्ड जो एडमिटेड फैक्ट है वो अरशद मलिक साहब का अपना एफिडेविट है, जिसमें वो कहते हैं कि अगस्त से लेके दिसंबर तक जो इनके पास ये 4 माह ही केस चले, इनके पास 2 केसेस चले, उसमें 2 दफ़ा एक शख्स है नासिर भट्ट नाम का और एक है नासिर जंजुआ और एक शायद कोई खुरम थे, कुछ इस तरह से इनके अपने एफिडेविट का हिस्सा है। वो लोग इनसे आके इनके घर पे मिले, ठीक, उसमें वो कहते हैं उन्होंने हमें लालच दिया, ये किया वो किया। जज साहब का अपना बयान ये है कि मैं उसमें और जज साहब हमेशा एक्सेसिबल रहे उनके लिए। असल में मेरी नज़र में ये जो पूरा लाहौर हाई कोर्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन है वो तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं है एक जज का कि जो वो मुकदमा सुन रहा है उसमें वो किसी शख्स से मिले उससे मुतल्लिका। अच्छा चलें, अगर आप किसी सोशल मजबूरी से मिल भी लिए, आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको इमीडिएटली थ्रू रजिस्ट्रार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करते। ठीक है, इन जज साहब ने रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अपने ही एफिडेविट में वो खुद ये तस्दीक करते हैं कि अगले साल सज़ा देने के बाद ये जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं जब वो बेल में हैं, फिर उसके बाद ये बैरून मुल्क हुसैन नवाज से भी मिलते हैं, अपील की भी तैयारी में उनकी मावनत करते हैं। अब देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, एडमिटेड फैक्ट हमारे सामने क्या है। एडमिटेड फैक्ट ये है कि जो इस कि एक तो इनकी मुलाकातें हुई, ठीक, उन मुलाकातों को ड्रॉन ट्रायल भी हुई और ट्रायल के बाद भी हुई। जो 2 केसेस इनके सामने थे जहां पे नवाज शरीफ को 14 साल तक सज़ा हो सकती थी, उसमें महज 7 साल सज़ा दी गई। दूसरा केस जो फ्लैगशिप का था, सही है, उसके अंदर इनको बरी कर दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि अगर ये इस चीज़ को मान लिया जाए कि अरशद मलिक का किरदार एक क्वेश्चनेबल किरदार था, तो अभी तक तो जो मुझे बेनिफिशियरी नजर आ रहा है ओवरऑल, वो तो नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें ना कि अगर मैं इस तरफ की पिक्चर देखती हूँ, जो हुकूमत की पिक्चर है, वो ये कहेंगे कि जी क्योंकि जज साहब नून लीग के नवाज शरीफ साहब के सिंपथाइजर्स के साथ मुलाकात करते रहे हैं, उनके लिए एक्सेसिबल हमेशा रहे हैं, शायद यही वजह बनी कि नून लीग चाहती थी कि ये केस जो है वो इनकी अदालत में जाए, तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इनसे अपनी मर्जी का फैसला ले लें, जिसमें अब वो फ्लैगशिप में उनको बरियत की भी बात आ गई है, 14 साल की बजाय 7 साल की, व्हाटएवर। दूसरी तरफ की पिक्चर ये है नून लीग की कि क्योंकि जज साहब की एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो थी, आप लोगों के हाथ आ गई या जिसके भी हाथ आ गई, और उन्होंने उनको दबाव में डालकर उनसे ये फैसले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करवाए, व्हाटएवर द केसेस। यहाँ पर लेकिन इन जज साहब के फारिग हो जाने के बाद, ये रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद, वो जिसको आप बदनुमा धब्बा कहते हैं अदालत पे, जुडिशरी के नाम पे, आप समझते हैं कि उसका इख्तिताम हो पाएगा? चाहे वो जज कयूम साहब की ऑडियो लीक हुई उस फैसले से और यहाँ पे ये जो चीज़ें सामने आई। देखिए बड़ा अच्छा हुआ आपने कयूम साहब का जिक्र कर दिया, बिकॉज हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री में आप कह लीजिए जो सबसे बदनुमा धब्बा, जो प्रूवन धब्बा है, वो तो जस्टिस कयूम साहब की और शहबाज शरीफ साहब की वो कन्वर्सेशन है और सैफ रहमान साहब की उस ज़माने की, जिस कन्वर्सेशन के तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके जो बाकी दीगर लोग थे उनको सज़ाएं दिलवाने के लिए प्रेशराइज़ किए गए और वो ऑडियो टेप आ गई और उसके बाद वो सारा रीट्रायल हो गया। देखिए इस केस में भी जो अभी तक जो इसका अप्रोप्रिएट फोरम है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये जो भी कंडक्ट था इस ट्रायल कोर्ट का,
उस ट्रायल कोर्ट के जज का कंडक्ट जो था वो उसने इस फैसले साजी में असरअंदाज हुआ या नहीं हुआ, सही। उसके लिए जो फोरम है अप्रोप्रिएट वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपीलें भी पेंडिंग हैं और नैब की अपीलें भी पेंडिंग हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब वो अपीलें सुनी जाएंगी तो दोनों अपीलों के अंदर ये चीज़ ज़रूर ज़ेर बहस आएगी। सवाल पैदा ये होता है कि कौन सी पार्टी इसके ऊपर रिलाई करती है। मेरी इतला के मुताबिक आयरॉनिकली या सरप्राइजिंगली अभी तक नवाज शरीफ साहब के वकला ने इस वीडियो के ऊपर जितना भी पब्लिक डोमेन में हो रहा है अदालत में उनको उसके ऊपर अभी तक कोई रिलायंस नहीं उनका मुतालबा जो आ रहा है कि सजा जो है उनकी तरफ से जो भी दी गई उसको भी कलअदम हो जाना चाहिए, उनके किए गए फैसले कलअदम हो जाएं। नहीं वो तो देखिए उनके अगर आप मुतालबों पे जाएं तो वो मुतालबे यहाँ से शुरू होते हैं कि नवाज शरीफ हो सकता है जिसमें उनको सजा हुई। ये इस पे कोई स्पेकुलेशन नहीं हो सकती। अगर ये केस रिमांड होगा तो दोनों केसेस रिमांड होंगे, फ्लैगशिप वाला जी, जिसमें बरियत हुई है वो दोबारा से रिमांड होगा, यानी कि वो ट्रायल दोबारा से चलेगा। तो मुझे ये बताइए कि उस केस में इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, स्पेशली हिल मेटल के केस में, ये क्यों कर समझते हैं कि अगर केस दोबारा रिमांड हो जाएगा तो किसी तरीके से कोई नवाज शरीफ साहब की बरियत हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जो लीगल टीम है, देखिए यहाँ पे बड़ा एक तजाद है, मुझे जो नज़र आता है कि इनकी लीगल टीम में और पॉलिटिकल टीम में बड़ा डिफरेंस है। लीगल टीम इस एविडेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रही बिकॉज ये एज सच एविडेंस, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरफ बिल्ड किया जा रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर बिल्ड किया जा रहा है। एक ब्रेक लेनी है मुझे, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से बात कर रहे हैं, जज अरशद मलिक साहब के हवाले से और जुडिशरी के हवाले से हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे। मूविंग ऑन, अब बहुत सारी चीज़ों का जिक्र, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमें खुद बताते थे कि कैसे इन लोगों ने मुल्क को लूटा, किस तरीके से इदारों को कमज़ोर होने दिया, इदारे आज़ाद नहीं थे। कितने इदारे आज़ाद हुए हैं? आज भी अपोजिशन की ये तनकीद है कि आपने कंट्रोल में ले लिया। ख़ुसूसी तौर पे नैब का जब भी जिक्र होता है वो कहते हैं मुखालिफिन के लिए सिर्फ केसेस बना रहे हैं और एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। देखिए मेरा ख्याल है अपोजिशन का तो एक घिसा पुराना रेटरिक है और वो कुछ ज़्यादा चल भी नहीं रहा, क्योंकि जब आप उस फिक्शन को फैक्ट्स के सामने रखते हैं तो वो चीज़ें आपस में मुमासलत नहीं रखती। दो चीज़ें हैं, एक तो सिंपल वाज़े मिसाल, मैं कहता हूँ आप एक लम्हे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून और लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ दीजिए। 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटोस के ऊपर 3-4 केसेस हुए बड़े इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक केस जो था वो फेक अकाउंट्स का केस था। ठीक है। उस फेक अकाउंट्स के साथ मुंसलिक एक और केस था जिसमें फॉरेन प्रॉपर्टीज एसेट्स का केस था। दोनों केसेस के अंदर जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर इंडाइट किया गया है आपके इदारों को, ये कहा गया है कि वो इदारे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है चीज़ों की तहकीक करने के लिए, उनके ऊपर ट्रायल करने के लिए, किसी भी तरफ ले जाने के लिए। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप इससे पीछे चले जाइए तो पनामा के केस में उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब थे उनकी जो इंडाइटमेंट है वो पनामा वाले जजमेंट के अंदर मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की तरफ से है। मूविंग ऑन, 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, व्हाट वी डू इज़ कि हम वहाँ से टेक ऑन करते हैं जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक किस्म से ऑब्जर्वेशन आई कि जी इदारे काम नहीं कर रहे। उन्हीं केसेस को लेके इसी दौर में उन्हीं इदारों ने, मैं कोई इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देता कि जी जैसे हमने कोई तलवार हाथ में उठाई और केसेस बनाने शुरू कर दिए, नहीं, वही FIA, वही नैब, वही स्टेट बैंक के यूनिट्स, वो और FBR, उन्होंने जब फहालियत से काम करना शुरू किया, उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तवातर से जाती रही। सुप्रीम कोर्ट टुक अ स्टेप बैक और जितने आपके जो फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस थे वो फर्दर इन्वेस्टिगेट होकर अभी रेफरेंसेस का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह से जो आपकी दुबई प्रॉपर्टीज़, फॉरेन प्रॉपर्टीज़, एसेट्स के केसेस थे वो 5,000 के 10,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ थी, वो तमाम केसेस प्रोसेस हुए,
उसमें फाइन्स हुए, रिकवरीज हुई, चीज़ें नॉर्मल हुई। लेकिन उसमें एतराज़ ये है ना कि सारे के सारे केसेस जो नैब की तरफ से आ रहे हैं, आज भी सईद गनी साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत के जो लोग हैं क्या वो ज़ाहिर दूध के धुले हैं, उनका कोई केस सामने नहीं आता। नैब की तरफ से जो केसेस हैं वो बंद कर दिए जाते हैं या उनको बुलाया नहीं जाता। सारे के सारे नोटिसेज या रेफरेंसेज जो हैं वो अपोजिशन के लोगों के लिए हैं। ये जो सईद गनी साहब का गिला है ना, सईद गनी साहब का असल में गिला ये है कि हम तो सारे करप्शन करते थे, आपके दौर में कोई करप्शन खास हो नहीं रही। असल गिला ये है, देखिए ये मानते हैं आपकी बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही। नहीं, देखिए ये बिल्कुल करप्शन पाकिस्तान के माशरे के अंदर ख़त्म होना किसी मौजूद माशरे में नहीं होती, तो पाकिस्तान में तो उसमें बड़ा वक्त लगेगा। आप इमरान खान से अगर आप मिरेकल की तवक्को कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हो जाएं और उस निज़ाम में जो हमने इनहेरिट किया है जिसको ठीक करने के लिए एक वक्त लगेगा, तो ये चीज़ मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप फ़र्क देख लीजिए। मैं सबसे पहले बात ये करता हूँ कि आप एक देख लें, दोनों का कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें। 5 साल पीपल्स पार्टी के उठा लें, 5 साल नून लीग उठा दें। मुझे एक केस बता दें जिसमें कोई एप्लीकेशन भी दाखिल हुई हो, किसी हुकूमती वज़ीर को, नुमाइंदे को नोटिस तक इशू हुआ हो। यहाँ तो आपके अक्सर वज़रा के ख़िलाफ़ केसेस भी होते हैं। अब उन केसेस में अगर कोई मवाद होगा तो वो केसेस आगे भी जाएंगे। हमारी हुकूमत तो किसी चीज़ के ऊपर नहीं कहती कि हम नैब का बजट काट देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी वज़ीर को बुला लिया है। हमारे कितने ही ऑफिशल्स हैं जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, और हमारा जो क्राइटेरिया है, मैं कहता हूँ एक फ़र्क उठा के देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले एक अनऑथेंटिक वीडियो ऑडियो कैसेट आई हमारे एक सूबाई वज़ीर की, ठीक, अजमल वज़ीर साहब की, जो कि कह रहे हैं कि जी वो एडिटेड देखिए वीडियो है। वर्जन्स आ गए ना, एक पहले ऑडियो आई, फिर उनका एक दूसरा आ गया जी कि एडिटेड है, विदाउट गोइंग इनटू फैक्ट। हमारी हुकूमत क्या करती है, मंजर आम पे उसके नोटिस पे आते साथ ही सबसे पहले वो वज़ीर ख़ुद भी स्टेप असाइड कर दिए हो जाते हैं, उनको कर दिया जाता है। उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बना दी जाती है, उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं रह जाता और उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब इसको कंपेयर करें, पहले उज़मा कारदार की एक वीडियो आई, उनको हटा दिया, राना मशहूर को हटा दिया, आपके सामने वीडियो। ऑन द अदर हैंड एक तासुर ये भी है ना कि ये जो ये क्रेडिट देती हूँ मैं इस चीज़ का, और अवाम भी कहती है कि बड़ी अच्छी बात है कि ये इंक्वायरीज हो रही हैं जो मुख्तलिफ बहरानों के हवाले से हमने देखा कि अभी चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से, और उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं। बट तासुर ये बनता जा रहा है कि जो लोग असल जिम्मेदार हैं उनको तो आप निकाल देते हैं। खुसरो बख्तियार की वजारत एक तब्दील करके दूसरी दे देते हैं, जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ आटे बहरान पे खुराक के पंजाब के वजीर को स्केपगोट बना के उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। तो असल जो मुलजिमान हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई आज सच नहीं हो रही। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपसे वक्त चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको वाजे करना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, अदालती टेस्ट भी वो रिपोर्ट पास कर चुकी है। जब ये केस पूरी शुगर मिल एसोसिएशन इतनी बड़ी लीगल टीम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने चैलेंज किया, गवर्नमेंट ने उसको कंटेस्ट किया, अदालत के रिमार्क्स थे कि ये तो आप कैसे कह सकते हैं ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट ने तो अपने लोगों की भी कोताहियों की, उनकी गलतियों की, रेगुलरिटी की निशानदेही की। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी की ख्वाहिश हो कि खुसरो बख्तियार महज इसलिए कि उनके ख़ानदान में कोई शख्स चीनी के कारोबार करते हैं तो उसको भी इसमें घसीट लिया जाए, तो फिर उनकी वज़ारत चेंज ना करते हैं। अगर पीएम साहब को वाकई यकीन, वज़ारत चेंज करने का मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड हूँ फ्रॉम डे 1। खुसरो साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि नजर भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो खुद चाहते थे, उनका खुद था। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं, चूंकि ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, तो मतलब ये हो क्यों, अगर कॉन्फ्लिक्ट नज़र भी आए तो मैं उस वजारत में चला जाता हूँ जिसका इस कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो। तो वो तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है। दूसरी, जहाँ तक आप जहांगीर खान तरीन साहब की बात करते हैं, देखिए जब ये कोर्ट के सामने भी मामला हुआ, आपको चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना है। अभी स्टेज है, सबसे पहले तो शुगर इंक्वायरी कमीशन है जिसने इंक्वायरी करके बताया है ये क्या है। सही है। अभी कोई भी शख्स उसको लीगल ऑब्वियसली कोर्ट ने करार दे दिया, अभी किसी को इंडाइट नहीं किया, अभी कोई केसेस रजिस्टर नहीं हुए। जब हम केसेस रजिस्टर करने के लिए गए, पूरे पाकिस्तान की शुगर मिल एसोसिएशन बशमूल शहबाज शरीफ के सारे खानदान और बाकी तमाम पार्टियों वाले जाके अदालतों से स्टे लेके आए। हमने उसको कंटेस्ट किया, स्टे खारिज हुआ। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, 14 तारीख उसकी नेक्स्ट डेट फिक्स है। अगर देखिए उस केस के अंदर जिन लोगों की, अब देखिए जहांगीर तरीन जहाज साहब का जहाँ तक मामला है, तो उनकी जो भी लायबिलिटी है इसके अंदर, क्या वो लायबिलिटी उठा के भाग गए हैं नवाज शरीफ की तरफ?
वो तो अपना जो पूरा प्लेटलेट्स वाला ड्रामा करके लंदन बैठे हुए हैं। ये अपोजिशन वाले किस मुंह से कहते हैं कि कोई शख्स लंदन बैठा हुआ है? अच्छा। जबकि इनके अपने सरबराह जो हैं वो यहाँ से दवाई लेने गए थे और आज तक वापस नहीं आए। ये जो आपने कहा ना, ये पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ऑब्वियसली गई, आपने वो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेस्ट भी किया, इसमें आपके हवाले से भी चंद एक लाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं और इसमें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी पावर्स डेलीगेट नहीं की जा सकती, कि द डिसीजन ऑफ द फेडरल कैबिनेट डेटेड 21 May 2020 to the extent of delegating its functions and powers to respondent number 4, obviously which is you, Mr. Shehzad Akbar, Special Assistant to the Prime Minister on Accountability and Interior, and approval of action metrics is not in consonance with the law laid down by the August Supreme Court. तो ये कानून से के बरखिलाफ एक चीज़ हुई जो आपको इख्तियारात दिए गए और आपने लेटर्स लिख दिए कमीशन के लिए, नैब को, एफबीआर को। बरखिलाफ नहीं हुई। इस पूरी, अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ें, रूलिंग का उन्होंने हवाला दिया, रूलिंग में उन्होंने जो पूरा हवाला दिया है आप उसको पढ़िए। उसमें ये लिखा हुआ है कि तासुर ये पैदा होता है जैसे कैबिनेट ने अपने इख्तियारात मुझे दे दिए और मैं करूँ। तो उसमें हमारे इसी, आप जजमेंट पूरी पढ़ दें तो नीचे अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये पेशकश की गई है कि अगर अदालत को ये लगता है कि ये तरीका का दुरुस्त नहीं है तो हम इसको वापस कैबिनेट के पास ले जाते हैं। उसके बाद ये मामला मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें थी जितनी थी वो कैबिनेट ने ले ली, कैबिनेट के पास चली गई, कैबिनेट ने उस पर खुद दोबारा से एक नया ये एक्शन मैट्रिक्स आपके इजाद करदा एक चीज़? ये मेरे इजाद कर, देखिए मसला पता है क्या है, मसला असल में ये है कि एक्शन मैट्रिक्स के अंदर से तो कुछ निकल नहीं सका। उन्होंने कहा ये जो शहजाद अकबर है ना, ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लंबी करता है, तो इसको कहीं इसमें अगर आप आखिरी पढ़ती ना तो मुझे हंसी आ रही थी। जब कोई रिलीफ नहीं मिल सकी अदालत से तो उन्होंने कहा कि कम से कम इसको कहें कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो इसके अलावा तो कोई मुझे लगता नहीं है, मैं तो जजमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उसके अंदर। अच्छा, वैसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे क्योंकि क्या वजह है कि एतराज़ात आते हैं, अपोजिशन खास मोहब्बत करती है आपसे और आए रोज़ आपका जिक्र भी होता है, या ये वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं उसमें आप सबूत दे देते हैं लेकिन वही लोग जो हैं अदालतों से बाहर आ जाते हैं, अदालतों में दो चीजें पकड़े नहीं जाते, उनको सजाएं नहीं होती। देखिए असल मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये कोई एक दिन में फैसला हो जाना है अदालतों के अंदर। मैं सिर्फ एक केस की मिसाल दे देता हूँ, शहबाज शरीफ का टीटी वाला केस उठा के देख लीजिए। ये केस शुरू कहाँ से होता है? इन्वेस्टिगेशन से। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो हमारे दौर में शुरू हुई। केस पहले से रजिस्टर्ड ज़रूर था लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। जब इदारे आज़ाद हुए, वही इदारा जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो पहले बिल्कुल दबा बैठा था, उसने इनकी तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज़ की नैब को। नैब ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें सामने आती गई। अच्छा, उसके बाद इसकी स्टेजेस होती हैं, इंक्वायरी की स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, अब रेफरेंस फाइल होने वाली स्टेज है। लेकिन इस केस में इश्यूज़ देखें, जिस दिन ये केस इंक्वायरी ऑथराइज होती है इस केस का एक मरकजी मुलजिम सुलेमान शहबाज मुल्क से फरार हो जाता है। ठीक है। और अभी वो बरतानिया बैठा बड़े मज़े से ज़िंदगी। तो उनको कब लाएंगे आप? आपने वो इसहाक डार को लाना था, हसन हुसैन को लाना था, ये हो गए, अली इमरान हो गए और सुलेमान शहबाज हो गए। अब ये सारे जो एक्स्ट्रेडिशंस हैं वो फाइल हुई हैं, उनके रेड नोटिस भी निकले हुए हैं, एक्स्ट्रेडिशंस को परसू किया जा रहा है। इसके अंदर जितनी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ओवरकम करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रेडिशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अदालती निज़ाम से गुजरना पड़ता है। एक हमें बहुत बड़ा इशू इस वक्त कोविड की वजह से भी आ रहा है, काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया था हमारा। अच्छा। एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी के ऊपर ब्रेक थ्रू। और वो जो पैसे आप लोग कहते हैं ये लूट के लेके गए, वो वापस लाने थे? पैसे देखें, दो तरह की चीज़ें हैं, एक होते हैं सिविल रिकवरी है और एक क्रिमिनल केसेस के अंदर रिकवरी है। सिविल रिकवरी निस्बतन आसान है, 2 से 4 सालों में केसेस कंक्लूड हो सकते हैं। जो क्रिमिनल केसेस के अंदर रिकवरीज है, मिसाल के तौर पे एवन फील्ड फ्लैट्स के केस आपके सामने मौजूद हैं, सज़ा हो चुकी है ना, लेकिन जब तक सज़ा कंक्लूसिव नहीं हो जाती तब तक वो रिकवरी पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती। तो अभी जब मसला अपील के अंदर है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, वो चीज़ रुक जाती है। लेकिन जब तक ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस पूरा ना हो जाए, अवाम के दिल में भी वही जज्बात हैं जो आपके दिल में हैं कि ये बस सुबह हो और शाम हो, ये काम हो जाए। खान साहब ने अवाम को ये यकीन दिलाया था ना कि जब हम आएंगे हुकूमत में तो परसू करेंगे, तो इन्होंने जो पैसा लूटा हुआ है वो भी वापस लाएंगे। कुछ लोगों ने तो कहा कि इनके जी स्विस बैंकों से इतना पैसा ला के मुंह पे मारेंगे और ये कर देंगे और IMF के कर्जे भी उतर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो हुआ नहीं ना, अभी तक एक फूटी कौड़ी भी कहते हैं ना रिकवर नहीं हुई। तो फिर अवाम जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाती है। कभी मैंने 5 साल
5 साल ये हुकूमत खत्म होंगे जब मुझे बताएं तो ये रिकवरी कुछ हो जाएगी। आपने कहा फूटी कोड़ी भी नहीं हुई, क्या आपने इसकी तहकीक की कि कितने आपने बताया नहीं ना, वरना आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार पूरी रिकवरीज की अमाउंट्स दे चुका हूं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब मसला क्या, अवाम वापस डालनी कौमी खजाने में पैसे वापस आ चुके हैं, पैसे वापस आ रहे हैं, कौमी खजाने में जा रहे हैं। लेकिन मसला आपको देखे, अगर निज़ाम को समझना ना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। निज़ाम को समझने के लिए जरूरी है, सुकम है, चलें वो अंडरस्टैंडेबल। पैसों की रिकवरी जो है कानूनी तरीके से होती है। आपकी मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, सिविल रिकवरीज के अंदर और टैक्सेशन के अंदर जो रिकवरी का प्रोसेस है वो थ्रू FBI है। क्रिमिनल केसेस के अंदर लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 साल जो टेन्योर है, इससे पहले अवाम देख पाएगी कि कुछ ना कुछ ये जो मुल्जिमान है, मुजरिमान है, ये वापस आ जाएंगे? 5 साल के अंदर तो बिल्कुल काफी सब्सटैंशियल रिकवरीज होंगी। अच्छा। केसेस अपने एक प्रोसेस में से गुजरेंगे। हमारा ये मसला रहा है, आप SGS को टेक्ना के केसेस उठा के देख लीजिए। होता यह है कि एक दौरे हुकूमत जब ख़त्म होता है, दूसरा दौरे हुकूमत आता है, उसमें NRO कर लिया जाता है। हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है, अदारों को उस जगह फहाल करना है कि वो इन चीज़ों को इंडिपेंडेंटली परसू कर सकें। अगर हम ये सोचते रहें कि तमाम चीज़ें बैठ के रात के TV शोज़ पे तय हो जाए तो वो नहीं हो सकती। उनको अदालती निज़ाम और सिस्टम, देखिए निज़ाम ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, वो निज़ाम तो आपके कानून के तहत बना हुआ है और उसी में से परसू होना है। और अगर ये निज़ाम दुरुस्त होता तो मुझे एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब ये क्यों कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में इजाफा करना चाहिए? लेकिन अभी इस निज़ाम की दुरुस्तगी की राह में क्या रुकावटें क्या हैं? वो ऑपोजिशन सबसे बड़ी। हमने नैब के कानून के अंदर बड़ी गुडविल के साथ ये अपोजिशन को ऑफर की कि देखिए नैब का कानून या कोई भी कानून जो है वो हरफ आखिर नहीं है, उसके अंदर बड़ी कमियां हो सकती हैं, कोताहियां हो सकती हैं। हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एज गुडविल हमने एक उसके अंदर ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ अमेंडमेंट्स की। हम अपोजिशन के साथ जब भी बैठे उनकी वाहिद डिमांड ये थी, अबू बचाओ नैब ऑर्डिनेंस। अच्छा, आप ऐसा नैब ऑर्डिनेंस बनाएं, ऐसी तरमीम इसके अंदर लाएं कि नैब का इदारा तबाह हो जाए, एहतसाब का निज़ाम मुतासिर हो जाए, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि किसी भी सूरत में वो नहीं होगा। अब इसके साथ साथ अदालती निज़ाम बदलने के लिए आप असम्बली में जाएं, सेनेट में तो हमारा बर्तरी नहीं है, हम बिल्स कैसे पास करेंगे? तो हमें वो निज़ाम के अंदर जो कोताहियां हैं उनको सामने रखते हुए इसी हालात में हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अब यही है। नहीं, इसी की मौजूदगी में फिर आप लोगों को करना होगा। पर्सनल इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइए कि क्या इसमें कबाहत है कि अगर आप साथ बैठ के ये बात कर लें कि अदालती निज़ाम, देखिए मैं कहता हूं कि अगर लेट्स सपोज किसी के ऊपर गलत केस बना हुआ है, अगर उसका केस 10 साल चलता है तो उसके लिए भी एक अजाब है। उस बंदे को ये खुद एफर्ट करनी चाहिए कि मैं ये फौरी तौर पे इस केस का फैसला कराऊं। लेकिन नहीं, अब चलाकियां देखिए। चलाकियां ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोविड के नाम के ऊपर पाकिस्तान से जब से आए हैं वो कहते हैं पर्दे के पीछे जाके बैठ गए हैं, ना किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। नहीं, कोरोना तो हो गया। मुझे एक बात बताइए सादिया, कोरोना होने के बाद रिकवरी में कितना माशाल्लाह रिकवर भी कर गए हैं। उनका कोरोना तो लोगों का 2 हफ्ते का होता है, उनका 8 हफ्ते का कोरोना हो गया। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से। बैरिस्टर साहब ज़रा इसकी बात करते हैं जो ये मामला सारा का सारा चल रहा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला। ऑब्वियसली सदारती रेफरेंस तो ख़त्म हो गया, उसके बाद FBR में मामला चला गया है, लेकिन उनकी अहलिया की तरफ से जो जवाबात भी वहाँ जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ तनकीद भी है और कुछ इल्ज़ामात भी हैं। और सबसे बड़ा क्योंकि ऑब्वियसली इंटीरियर भी आपके अंडर है, ये मामला बताइएगा। तो वो कह रहे हैं कि उनको बहुत हरासा किया जा रहा है हुकूमती लोगों की तरफ से, उनके मुआवनीन की तरफ से, और कुछ लोगों के नाम उन्होंने लिए, अनवर मंसूर साहब का, इमरान खान साहब का, फ़रोग नसीम साहब का, आपका, अब्दुल वहीद डोगर साहब का जो कि इनके शौहर के खिलाफ शिकायत करंदा थे। वो ये कह रहे हैं कि FBR के हुकाम आप लोगों से भी पूछे, आप लोगों के गोशवारों का, बच्चों के नाम जायदादों का क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये ज़रा मैं चाहूँगी कि बता दें जो उन्होंने सवाल। देखिए, ये
बड़ा सेंसिटिव मामला है इसलिए, और उस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता। और जितनी रिस्ट्रेंट सुप्रीम कोर्ट का वो 10 मेंबर्स बेंच गवाह है कि जितनी रिस्ट्रेंट ह्यूमनली पॉसिबल हो सकती है, शायद उससे भी ज़्यादा मेरी तरफ से भी, फ़ारूक नसीम साहब की तरफ से भी ऐसे ऐसे बोंडे इल्ज़ामात लगाए गए, बात की गई इसलिए कि किसी तरीके से गवर्नमेंट के किसी भी बंदे का कोई भी रिस्पांस आए जो डिसप्रोपोर्शनेट हो। लेकिन हम इस पे हमें बड़ा एक किस्म का फ़ख्र है कि हमने वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हम अभी भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि ये बात किसी एक जज की नहीं है। अदलिया के तमाम जो रुकन हैं वो हमारे लिए बाइस एहतराम है, क्योंकि ये इदारा बाइस एहतराम है, तो उस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जो चीज़ है कि किसी तरह से हरासा किया जा रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अगर हम हरासा करने में किसी तरीके से भी मुलव्वस होते तो वो जो पूरा एपिसोड है, एक किसी ने कोई सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दिए जजेस से मुतालिक, स्पेशली जस्टिस काजी ईसा के मुतालिक, उसके ऊपर तो दहशतगर्दी की दफ़ा लागू कर दी गई है। इमीडिएटली वीडियो बनाने वाला, अपलोड करने वाला, बयान देने वाला गिरफ्तार कर लिए गए, उनको अदालत में पेश कर दिया गया, उनका चलान FIA ने यहाँ की अदालत में पेश कर दिया। अगर हम हरासा करने वालों में होते तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोहतरमा भी हमारे लिए बड़ी बाइस एहतराम है, हमारी बुज़ुर्ग हैं, वो ज़रूर उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल की हैं और तमाम इदारे आज़ाद हैं उसमें करने के लिए। मैं ये समझता हूँ मेरी नज़र में, और मैं बीइंग एक अदना स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के, देखिए हुकूमत ने इसमें एक सदारती रेफरेंस फाइल किया। वो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसमें शो कॉज नोटिस इशू किया। 2 चीज़ें थी जो अदालत में चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और एक था शो कॉज नोटिस, जो कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस इस मुल्क के होते हैं, उनकी तरफ से इशू किया गया था जस्टिस काजी फैज़ साहब। दोनों चीज़ें अदालत ने क्वाश कर दी और इसमें जो मुद्दा था उसके ऊपर वो FBR को भिजवा दिया एक टाइमलाइन के साथ कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके सारा मामला वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। ठीक है जी, बट वो मेरी एक बात सुन लेना, ये बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ इतना सेंसिटिव मामला है, मैं इसमें बड़ा केयरफुल होना चाहता हूँ। जिस दिन ये मामला आया, मेरी एडवाइस गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्टर साहब की एडवाइस ये थी कि जी हमारा तो हम समझते हैं, हम अदालत में इसलिए गए थे कि हमारी ये ड्यूटी थी कि एक चीज़ हमारे सामने आई, हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दी। उसके बाद से हुकूमत का इससे कोई वास्ता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रेफरेंस भी क्वैश कर दिया, हम आज भी कहते हैं कि अब हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब नए चेयरमैन FBR की तैनाती पे भी बड़े सवाल उठे कि कैसे टाइम के ऊपर, देखिए ये तो अब हो ही नहीं सकता कि एक केस अगर चल रहा है तो पूरे मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है वो मुअत्तल कर दिया जाए, हुकूमत इस अपनी आज़ादी से चली जाए। चेयरमैन FBR का इनके केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो एक कमिश्नर ने इनके केस को परसू करना है। मुझे एक चीज़ कंक्लूड करने दें, एक चीज़ कंक्लूड करने दें। जब ये चीज़ हो गई उसके बाद अब ये मामला बन चुका है प्राइवेट। मेरी नज़र में प्राइवेट इसलिए है कि 2 फोरम्स हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो फोरम है वो है बिटवीन द जज एंड द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और वो प्राइवेट है। यही मेरा सवाल था कि वो जो चीज है, जो सदारती रेफरेंस भी बना था या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो जज साहब के हवाले से तहकीक करेगा, मामला भी वापस भी जाता है, वो उनके अहलिया और बच्चों पे लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो निकल गए ना, अब वो लागू होता है नहीं होता है वो FBR कहती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहती है। जो पूरी शिकायत थी ना इस मामले में कि हुकूमत की कोई बदनीति है, तो वो तो अब बदनीति को ख़त्म ही कर दिया गया, उनका रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया, उनका रोल ख़त्म कर दिया गया। अब जो मामला FBR के सामने है वो इनकी अहलिया का और बच्चों का है। अच्छा, वो मामला भी प्राइवेट होता है बाय द वे। जो एक टैक्स पेयर का मामला है FBR के साथ, वो प्राइवेट है, इट इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक डिस्कोर्स। तो हम तो उसके ऊपर भी बिल्कुल नहीं जाते। वो मामला इन दोनों के माबैन है, जो भी होता है उसके अंदर अगर कोई मुझे ड्रैग करने की कोशिश करेगा तो मैं हंस के सिर्फ ये कहूँगा नो थैंक यू, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। हम क्यों इस मामले में पड़े? क्योंकि देखिए हमारे इन इदारों का जो एहतराम है वो बड़ा ज़रूरी है, और हमें ये चाहिए कि हम तमाम लोग मिन हैसल कौम ना सिर्फ इस इदारे का, तमाम इदारों का एहतराम करें। हम इदारों का एहतराम करेंगे तो उन इदारों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो कुछ अपनी इंडिपेंडेंस दिखा सकेंगे। तो हम तो जुडिशरी को, मैं तो खुद इसका एक बार का मेंबर हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी मेरी ब्रेड एंड बटर इसके साथ रही है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस इदारे के किसी शख्स के ऊपर। मूविंग ऑन, अब ये जो बड़ा आजकल बहस चल रही है GITs पे, एक आपके लिए जैदी साहब आते हैं, GIT ले आते हैं, वो उनको
खाकी लिफाफे में घर के चौकीदार को कोई गेट पे दे के चला गया, एक ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की तरफ से जो GIT आती है, दो मुख्तलिफ चीज़ें। ये कैसे हो सकता है कि इसकी GIT को सही तस्लीम किया जाए, और इसकी कानूनी हैसियत भी ज़रा बता दें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है, सबसे पहले आप में इस चीज़ में क्रेडिट देना पड़ेगा अली जैदी को, बिकॉज अली जैदी ने उज़ैर बलोच की GIT को उस वक्त परसू करना शुरू किया जब अली जैदी ना ही MNA था ना वज़ीर था। उसने इन इस प्राइवेट कैपेसिटी एज सिटीज़न ऑफ कराची इसमें सिंध हाई कोर्ट में इसको पब्लिक करने के लिए एक लिटिगेशन की, जिसके नतीजे में सिंध हाई कोर्ट ने एक GIT की रिपोर्ट पब्लिश की। जैसे ही वो रिपोर्ट पब्लिश की, वो इंतहाई डाउटफुल रिपोर्ट बन गई। इसलिए उस रिपोर्ट के अंदर एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि वो अली ज़ैदी वाली रिपोर्ट है या दूसरी है, 6 दस्तखत, एक लम्हे के लिए वो भूल जाते हैं। हम जो ऑफिशियल वजारत दाखिला जो है सिंध की आई है वेबसाइट पे, उस GIT को उठा के देख लीजिए। उस GIT के अंदर 150 लोगों के कत्ल का जिक्र है। ठीक है, 150 लोगों के कत्ल के बाद कुछ 150 SHOs लगाने का जिक्र है, SPs लगाने का जिक्र है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने का जिक्र है। ये उस रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है कि एक गैंगस्टर जो है वो किस तरह से ये लोगों को अपॉइंट कर रहा था, किसकी इमाम पे अपॉइंट कर रहा था। मेरी नज़र में वो GIT की रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है, आप देखिए, जब आपने उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने ना, 150 केसेस के उज़ैर बलोच के ऊपर, आपको मोटिव दिखाना है। मोटिव क्या था, इसके पीछे फैक्टर क्या था, इनेबलर कौन था, वो देखिए, वो पुलिस वालों के साथ मिल के अपने बाद पे कत्ल का बदला ले रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। और आप ये देखिए कि जो इसके अंदर उज़ैर बलोच के ताल्लुकात हैं, पूरी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं टॉप लीडरशिप पीपल्स पार्टी के साथ। मैं तो इस बात पे हैरान, मैं उनकी डिटाई पे हैरान हूँ कि किस डिटाई के साथ वो इस पूरी चीज़ को, ये तो इतनी बड़ी इंडाइटमेंट है कि एक तरफ देख लीजिए, हमारे एक वज़ीर की अनकन्फर्म्ड ऑडियो आती है, वो स्टेप असाइड हो जाता है और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता है। लेकिन आपके ऊपर इतनी बड़ी इंडाइटमेंट है और आप डीठों की तरह आके बैठ के TV के ऊपर लेक्चर्स देते हैं कि जी फलाने के साथ ये हो गया, फलाने के साथ वो हो गया। वो भाई एक लम्हे के लिए जवाब तो दे दो। अच्छा, आपने कराची के साथ क्या मामला है, ये चलें पीपल्स पार्टी के हवाले से तो है, लेकिन उज़ैर बलोच के खुद का साथी हबीब जान जो अब हर जगह पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो तो PTI के साथ ताल्लुकात की बात करेंगे। वो कहते हैं उज़ैर बलोच अगर ना होता तो इफ्तिखार चौधरी या इमरान खान कराची में एंटर नहीं हो सकते थे। वो तो आपके 2 कराची के वफाकी वुज़रा का नाम लेके कहते हैं कि वो उनके साथ राब्ते में थे। वो कहते हैं उनके बगैर वो रैलियां निकालने की पोजीशन में नहीं थे। देखिए, ये सारी स्टेटमेंट्स जो है ना, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन रही हैं कि एक शख्स एक वर्जन दे रहा है, दूसरा शख्स दूसरा वर्जन दे रहा है, इसके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। असल चीज़ तो है वो GIT की रिपोर्ट। वो GIT की रिपोर्ट कहती क्या है और वो कौन सी चीज़ें उसके अंदर कमी है। आप इस GIT की रिपोर्ट को कंपैरिजन कर लें शुगर की जो कमेटी की रिपोर्ट है। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर एक एक चीज़ का जवाब मौजूद है जो जुडिशल टेस्ट भी स्टैंड बाय करती है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अली ज़ैदी इसमें खुद जा भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो अपील भी कर रहे हैं एज अ सिटीज़न ऑफ कराची कि इस GIT के मामले को किसी तरफ लेके चलना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो ख़तरनाक हैं। एक तो ये कि ये शख्स कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करता है, दूसरा उसकी 164 की स्टेटमेंट ना भूलिए। तो वो दोनों रिपोर्टें जो है ना कि भाई PTI चाहती थी कि वो शामिल हो जाए, PTI में शामिल हो जाएं, उनके साथ रवाबित रखें। तस्वीरें तो वो हबीब जान कहता है मेरी अली जैदी और नईमुल हक के साथ भी हैं। ये तो वो दिखा दें कोई तस्वीरें उनकी हैं तो किसी के साथ। देखिए, बात ये है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, ना हो जाए, कोई शामिल हुआ है क्या? ऐसा कोई क्रिमिनल शख्स PTI के अंदर बैठा हुआ है? दूसरी जमात के तो सरबराह क्रिमिनल्स हैं। अगर आप ये एक लम्हे के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरबराह क्रिमिनल नहीं है, तो मुझे बड़ी हंसी आएगी। तो ये GIT आगे जो भी इन दोनों में से दुरुस्त GIT है, इसका एंड क्या है, लॉजिकल एंड क्या है, ये मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेगी? ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं, कोई भी GIT है, वो GIT बेसिकली एक फैक्ट फाइंडिंग चीज़ है जो आपको कुछ निशानदेही करती है। इसका कंक्लूजन ये है, मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट जो है उसका तो कोई अहलकार इस केस को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को टेक अप करना चाहिए। और जिस तरह से बाकी केसेस इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, ये केस भी इस्लामाबाद शिफ्ट। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।